चाणक्य प्रतियोगिता अकेडमी के ऑनलाइन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं मनोज सर आज आपके लिए करंट अफेयर की जो सीरीज़ चल रही थी उसी को कंटिन्यू करते हुए आज नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूँ। चलिए देखिए, लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि जो अप्रैल मई जून का जो हम करंट कवर कर रहे थे उसमें मैंने आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे और कुछ बच्चों ने उसके बहुत अच्छे आंसर्स भी दिए। ठीक है, बस देखिए ऐसे ही लगे रहिए। जैसे जैसे मैं अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूं तो कम से कम आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं तो बहुत बेहतर लगता है, अच्छा लगता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले बस इतना ही कहना चाहूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करके जरूर बताएं कैसी लगी, और जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। आगे भी आपको आगामी परीक्षाओं के लिए जितने भी किसी भी आगामी परीक्षा के लिए आपको अगर जब भी करंट अफेयर की जरूरत पड़ेगी तो आपको इस चैनल पर आपको करंट अफेयर अवेलेबल मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करें आज की वीडियो। आज की वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान है। ठीक है, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक ये एक रिपोर्ट है जो ये बताती है कि किस देश में किस प्रकार से ऊर्जा बनाई जा रही है, उत्पन्न की जा रही है, वितरित की जा रही है, विस्तारित की जा रही है। ठीक है, चलिए, और ये रिपोर्ट ही बताती है कि कौन से देश में ग्रीन एनर्जी, ठीक है, या सोलर एनर्जी कह सकते हो जिसे आप, और विंड एनर्जी कह सकते हो। ठीक है, इन सब चीजों को आगे बढ़ावा दिया जा रहा है। तो हमारा क्वेश्चन है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है। तो भाई भारत का 63वां स्थान है, 63। ठीक है, 63वां स्थान है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी रिपोर्ट यानी कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, ये जो रिपोर्ट है इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है? इस रिपोर्ट को जारी करता है विश्व आर्थिक मंच। इसके अनुसार 120 देशों की सूची में भारत का 63वां स्थान है। ठीक है, भारत का 63वां स्थान है, यानी कि पहले से 4 कदम और ज्यादा सही हो गया। पहले 67वां स्थान था 2023 में, इस साल 2024 में हम 4 कदम आगे आ गए हैं। ठीक है, स्वीडन पिछले साल की तरह इस बार भी शीर्ष स्थान पर है। बताइए पहले स्थान पर कौन है? स्वीडन है। दूसरे स्थान पर कौन है? डेनमार्क है। और तीसरे स्थान पर कौन है? फिनलैंड है। ठीक है, आप अपने पड़ोसी देश चीन की बात करें तो चीन हमारा जो पड़ोसी देश है वो 20वें स्थान पर है, भारत 63वें स्थान पर है। 2023 में भारत 67वें स्थान पर था। पहले स्थान पर स्वीडन, दूसरे स्थान पर डेनमार्क, तीसरे स्थान पर फिनलैंड है। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, जून 2024 में भारतीय रेलवे ने, ध्यान रखना यहां पर देखिए एक कंफ्यूजन बहुत बड़ा होता है ये, कि एक तो होता है कि भारत का सबसे ऊंचा पुल कौन सा है, दूसरी चीज भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कौन सा है। ठीक है, ये दो तरह के क्वेश्चन अलग अलग हैं, ध्यान रखना। रेलवे पुल अलग है, तो बात अभी चल रही है रेलवे की। तो जून 2024 में भारतीय रेलवे ने दुनिया के सबसे ऊंचे पुल, दुनिया के सबसे ऊंचे पुल जिसका नाम होगा चिनाब रेलवे ब्रिज, चिनाब रेलवे ब्रिज का सफल निरीक्षण किया है। यह पुल कहां है? तो आपको पता है चिनाब नदी कौन से राज्य में है? चिनाब नदी आपके जम्मू कश्मीर राज्य में है। तो ये चिनाब ब्रिज भी कहां होगा? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, ध्यान रखना, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है चिनाब रेलवे ब्रिज। कहां है? जम्मू कश्मीर में। रेलवे अधिकारियों ने रामबन जिले में, जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में के रियासी बीच रामबन जिले के संगलदान और जम्मू कश्मीर के रियासी, ये 2 जिलों के बीच में बनाया गया है। ठीक है, चिनाब पुल, जिसके अंतर्गत पहली ट्रायल ट्रेन संगलदान से रियासी तक चली। ठीक है, चली। चिनाब नदी से लगभग 359 मीटर ऊपर है। ध्यान रखना, 359 मीटर ऊपर है ये नदी से, इसीलिए दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है रेलवे पुल। कश्मीर में स्थित चिनाब ब्रिज पेरिस के एफिल टावर से भी ऊंचा है। ठीक है, पेरिस के एफिल टावर शायद उसकी ऊंचाई 341 मीटर के आसपास है। ठीक है, और ये 359 मीटर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं।
तीसरा क्वेश्चन है हमारा स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट 2024। देखिए रिपोर्ट से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रिपोर्ट से जैसे जैसे आपका एग्जाम का स्तर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्वेश्चंस आपके डीप पूछने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और डीप पूछे जाते हैं आपके रिपोर्ट्स वगैरह से, सूचकांक से, ठीक है, पोजीशन से, इन चीजों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट 2024 के अनुसार वायु प्रदूषण होने से होने वाली मौतों में भारत का वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान है। क्वेश्चन का कहना यह है कि भारत में वायु प्रदूषण के कारण जो मौतें हो रही हैं उसमें भारत का क्या स्थान है अकॉर्डिंग टू स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट 2024, ठीक है, 2024 की रिपोर्ट के अनुसार। तो भैया भारत का दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? भारत का दूसरा स्थान है। विश्व में पर्यावरण या वायु प्रदूषण के द्वारा चीन में सबसे ज्यादा मौतें होती हैं, चीन में सबसे ज्यादा लोग मारे जाते हैं। वहीं दूसरे स्थान पर है भारत। भारत में वायु प्रदूषण के कारण काफी ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है, ठीक है। बात करें चीन पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर भारत है और भारत के बाद पाकिस्तान। पाकिस्तान वह तीसरा देश है जिसमें वायु प्रदूषण के कारण ज्यादातर लोग मारे जाते हैं, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। विश्व सिक्किल सेल जागरूकता दिवस, वर्ल्ड सिक्किल सेल अवेयरनेस डे, ठीक है, 2024 कब मनाया गया? 2024 कब मनाया गया? ये एक ऐसा दिवस है जो ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है और पूछा जाता रहेगा, ठीक है, क्योंकि महिलाओं से संबंधित क्वेश्चन है। और कुछ एग्जाम्स ऐसे हैं जैसे कि आपका यूपीएससी हो गया, एमटीएस हो गया, ठीक है, यूपीपी हो गया। इन एग्जाम्स में कुछ मुद्दों को लेकर क्वेश्चन बनते हैं जैसे कि गरीबी, भूखमरी, साक्षरता, महिला एम्प्लॉयमेंट या महिला इक्वालिटी, इन चीज़ों पर बात की जाती है। ये बहुत सेंसिटिव मुद्दे होते हैं, ठीक है, ये बहुत सेंसिटिव मुद्दे होते हैं। ज़्यादातर आयोग इन मुद्दों से संबंधित क्वेश्चंस बनाते हैं जब भी करंट अफेयर में क्वेश्चंस रखने होते हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं विश्व सिक्किल सेल जागरूकता दिवस 2024 कब मनाया गया। तो भैया ये मनाया गया है 19 जून को। कब मनाया गया है? 19 जून को। विश्व सिक्किल सेल जागरूकता दिवस प्रत्येक वर्ष 19 जून को मनाया जाता है। वर्ष 2024 की थीम याद रखेंगे। इसकी थीम क्या है भाई? प्रगति के माध्यम से आशा, वैश्विक सिक्किल सेल देखभाल और उपचार को आगे बढ़ाना, होप थ्रू प्रोसेस, नेक्स्ट एडवांसिंग सिक्किल सेल केयर ग्लोबली, ठीक है। इसकी ये थीम याद रखेंगे क्योंकि थीम भी पूछी जाती हैं, थीम भी पूछी जाती हैं। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, किसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड वेल के अध्यक्ष और प्रबंधन यानी कि सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है, सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। भाई अगर इस कंपनी की बात करें तो ये आपकी एक बहुत बड़ी कंपनी है, महारत्न कंपनियों में आती है, ठीक है। तो कौन सी कंपनी है? भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो भैया इनका नाम है मनोज जैन। मनोज जैन को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि वेल के अध्यक्ष भी बनाया गया है और साथ ही साथ सीएमडी यानी कि प्रबंध निदेशक भी बनाया गया है। वे सितंबर 2022 में कंपनी के निदेशक थे, ठीक है, डायरेक्टर थे। निदेशक के रूप में इन्होंने पदोन्नति की और बाद में वेल के बेंगलोर में कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स वेलफेयर एंड एवियोनिक्स एसयूवी के महाप्रबंधक भी बने हैं ऑलरेडी, ठीक है। और अब क्या बने हैं? अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं ये। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की बात करें तो भाई वेल जो कंपनी है इसे नवरत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त है। नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो अगर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की बात करें तो ये रक्षा मंत्रालय के अधीन है। इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। इसका मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटक में है और इसे एक नवरत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त है। भारत में 3 प्रकार की कंपनियां होती हैं जो सबसे बड़ी हैं, महारत्न, मिनी रत्न और नवरत्न, ठीक है। सबसे बड़ी कंपनी जो होती है वो महारत्न कहलाती है। तो आप मुझे नवरत्न कंपनियों की संख्या बताएंगे कमेंट करके और उम्मीद करता हूं कि आंसर जरूर आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं।
राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024। राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 कब मनाया गया भाई? तो यह मनाया गया है आपके 23 जून को। कब मनाया गया है? 23 जून को मनाया गया है नेशनल ओलंपिक डे। इसकी अगर बात करें तो हर साल 23 जून को ही इंटरनेशनल ओलंपिक डे मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है ओलंपिक खेलों के प्रति उत्साह और पुनर्जीवित करने और उनके द्वारा दिए गए संदेशों को जीवन में अपनाने के बारे में जागरूकता लाना। यानी कि लोग ओलंपिक खेलों के प्रति उत्साह दिखाएं और ओलंपिक खेलों के द्वारा जो संदेश दिए जाते हैं लोग उन्हें अपने जीवन में अपनाएं। इसका यह उद्देश्य है। अगर बात करें इस बार थीम की, तो थीम है आपका चलो आगे बढ़े और जश्न मनाएं। लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की शुरुआत भाई कब हुई थी? 23 जून 1948 को। ठीक है, 23 जून 1948 से इस दिवस की शुरुआत हुई थी। क्लियर है? उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा सभी के। उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं भाई। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी सतत विकास रिपोर्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? देखिए, पहले तो ये देखो कि कौन सी संस्था है। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट समाधान नेटवर्क, यानी कि ये आपकी यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है, सतत विकास समाधान नेटवर्क। और ये कौन सी रिपोर्ट जारी कर रही है? सतत विकास रिपोर्ट। सतत विकास रिपोर्ट ये एक ऐसी रिपोर्ट है जिसमें 17 लक्ष्य रखे हुए होते हैं। कितने? 17 लक्ष्य। जैसे कि जीरो पॉवर्टी, सबसे पहला लक्ष्य क्या है? जीरो पॉवर्टी, गरीबी खत्म करना। जीरो हंगर, भुखमरी खत्म करना। जेंडर इक्वालिटी, महिला और पुरुष का जो लिंग है उसमें समानता लाना। ठीक है। और ऐसे कर करके कितने लक्ष्य होते हैं? ये पूरे 17 लक्ष्य होते हैं। जो देश इन 17 लक्ष्यों पर काम करता है वो इस रिपोर्ट में बेहतर स्थान प्राप्त कर सकता है। तो सतत विकास रिपोर्ट में प्रथम स्थान किसको मिला है? तो भैया फिनलैंड को मिला है। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी सतत विकास रिपोर्ट का कौन सा संस्करण जारी किया गया है? 9वां संस्करण जारी किया गया है। ठीक है। इसमें बताया गया है कि विश्व संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2015 में निर्धारित सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में काफी पीछे है। 2015 में कोई लक्ष्य रखा गया जिसमें यह बताया गया कि कौन कौन से देश कितनी तरक्की करेंगे, लेकिन उस हिसाब से अगर हम देखें तो अभी हम काफी पीछे हैं। भारत ने 64.0 स्कोर के साथ 109वीं रैंक प्राप्त की है। बताइए, भारत का स्कोर कितना है? 109वां स्थान है। वही फिनलैंड का प्रथम स्थान है। शीर्ष के 3 देश हैं, फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क। फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क, ये शीर्ष के 3 देश हैं जो इन 17 गोल्स पर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर काम करते हैं और अपनी रैंकिंग को बनाए रखते हैं। ठीक है। अंतिम देशों की बात करें तो भैया इस रिपोर्ट में अंतिम देश हैं आपके दक्षिण सूडान, मध्य अफ्रीकी गणराज्य और चाड। ये 3 ऐसे देश हैं जिनका स्थान सतत विकास रिपोर्ट में अंतिम आया है। ठीक है। रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ष 2030 तक वैश्विक स्तर पर, यानी कि विश्व में 600 मिलियन लोग भूख से पीड़ित होंगे। बताइए, कितने मिलियन लोग? 600 मिलियन लोग भूख से पीड़ित होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, सतत विकास रिपोर्ट का एक लक्ष्य क्या है? जीरो हंगर, यानी कि भूखमरी को खत्म करना। लेकिन 2030 तक इस रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि भैया कितने लोग भूखमरी से पीड़ित होंगे? 600 मिलियन लोग भूखमरी से पीड़ित होंगे वैश्विक स्तर पर। ठीक है। मोटापा भी बढ़ेगा। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क वर्ष 2012 से कार्य कर रहा है। यानी कि संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क जो है वो इस कार्य को कब से कर रहा है? 2012 से कर रहा है। ठीक है, 2012 से कर रहा है। आगे बात करें अगले क्वेश्चंस की तरफ। चलिए,
आज का अगला क्वेश्चन है आपका, जून 2024 में 53वीं जीएसटी परिषद की बैठक कहां आयोजित की गई? जून 2024 में जीएसटी की 53वीं बैठक, पहले आप ये देखो कौन सी भी बैठक, 53वीं बैठक जीएसटी की कहां आयोजित की गई है भाई? तो ये नई दिल्ली में आयोजित की गई है। ध्यान रखना, जीएसटी के बारे में मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं। जीएसटी परिषद की स्थापना 12 सितंबर 2016 को हुई थी। ठीक है, जीएसटी परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वो पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वही असीम दास गुप्ता। वर्तमान में कौन है? निर्मला सीतारमण, जो आपकी वित्त मंत्री हैं, वही इसकी अध्यक्ष हैं। जीएसटी परिषद का मुख्यालय दिल्ली में है। जीएसटी परिषद की आगे बात करें तो जीएसटी परिषद की इस बार 53वीं बैठक हुई है और कहां हुई है? नई दिल्ली में। ठीक है, जीएसटी परिषद में मेंबर्स कितने होते हैं? तो 33 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, 28 राज्यों के वित्त मंत्री, 3 यूनियन टेरिटरीज के वित्त मंत्री, दिल्ली, पांडिचेरी, ठीक है, दिल्ली, पांडिचेरी, जम्मू कश्मीर के वित्त मंत्री जो कि यूनियन टेरिटरीज में आता है, और एक राज्य मंत्री होता है और एक अध्यक्ष होता है। टोटल कितने सदस्य होते हैं? टोटल 33 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, जीएसटी परिषद में। जीएसटी परिषद का कार्य क्या होता है? जीएसटी को रेगुलेट करना, जीएसटी को रेगुलेट करना। तो जीएसटी परिषद की 53वीं बैठक हुई है इस बार, कहां? नई दिल्ली में। केंद्रीय वित्त मंत्री एवं कॉरपोरेट मामलों की जो नई मंत्री बनी है, जो कि पहले भी थी, निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में, मैंने क्या आपको बताया कि जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन है? निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 53वीं जीएसटी परिषद की बैठक नई दिल्ली में हुई है। बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री कौन है भाई? श्री पंकज चौधरी। गोवा और मेघालय के मुख्यमंत्री, बिहार और हरियाणा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा के उप मुख्यमंत्री, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों जिनमें विधानसभा है के मंत्री और वित्त मंत्रालय तथा राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारी समेत अधिकारी इसमें मौजूद थे। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि जीएसटी परिषद में कौन कौन लोग शामिल होते हैं? एक तो अध्यक्ष होता है, एक राज्य मंत्री होता है। राज्य मंत्री कौन है भाई? वित्त राज्य मंत्री हैं आपके पंकज चौधरी। और कौन होते हैं? 28 राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। तो 28 राज्यों के मुख्यमंत्री तो शामिल नहीं हुए, गोवा और मेघालय के मुख्यमंत्री शामिल हुए थे। ठीक है, और बाकी राज्यों के बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा के उप मुख्यमंत्री शामिल हो गए। ठीक है, और कौन कौन होते हैं? यूनियन टेरिटरीज, ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जिनमें विधानसभाएं होती हैं, उनके मुख्यमंत्री, उनके वित्त मंत्री भी शामिल होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें। जीएसटी परिषद ने जीएसटी कर दरों में बदलाव कर दिया है। ठीक है, व्यापार, सुविधा, उपाय और जीएसटी के अनुपालन को सुव्यवस्थित करने के संबंध में कई सिफारिशें भी की हैं। ठीक है, व्यापार में, सुविधा में, उपायों में और जीएसटी को चलाने में काफी ज्यादा बदलाव किए गए हैं। और साथ ही साथ सबसे बड़ा चेंजेस कहां देखने को मिला है आपका? जीएसटी टैक्स की दरों में बदलाव हो चुका है। जीएसटी टैक्स की दरों में बदलाव हो चुका है। ठीक है भाई, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व निवेश रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? विश्व निवेश रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है? इस रिपोर्ट के अनुसार यह देखा जाता है कि कौन सा देश किस देश को आर्थिक सहायता प्रदान कर रहा है। यानी कि मान लीजिए भारत में कोई किसी प्रकार का विकास होना है, किसी प्रकार का डेवलपमेंट होना है, तो भारत से जो सक्षम आर्थिक देश होगा वो भारत में इन्वेस्ट करेगा और भारत में इन्वेस्ट करके भारत की तरक्की को, डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग देगा। तो निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट किया जाता है, एक देश दूसरे देश को इन्वेस्ट करके उसकी प्रगति में और अपना प्रॉफिट देखते हुए उसमें क्या करता है? इन्वेस्ट करता है। तो विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 में भारत का क्या स्थान है भाई? तो भारत का इसमें आपका, इसमें, ठीक, एक सेकंड, शायद मिस्टेक हो गई है इसमें। ठीक है, 15वां स्थान है। ठीक है, 15वां स्थान है इसमें। विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 में भारत का 15वां स्थान है।
ठीक है, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन की विश्व निवेश रिपोर्ट, इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? पहले ये देखो, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन वो जारी करता है विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2022 की तुलना में 2023 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश डायरेक्ट क्या है, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट में 43% की गिरावट आई है। यानी कि पिछले वर्ष 2023 में जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट भारत में आया था उससे 43% कम आया है। ठीक है, इसके अलावा विश्व में 2022 की तुलना में 2023 में एफडीआई 2% की गिरावट आई है। भारत में 43% की गिरावट देखी गई है और वर्ल्ड में 2% की गिरावट देखी गई है। ठीक है, दुनिया के शीर्ष 20 देशों में भारत, चीन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका में एफडीआई प्रवाह में गिरावट आई है। ठीक है, इन सभी देशों में गिरावट देखी गई है, दूसरे देशों ने इनमें इन्वेस्टमेंट को कम कर दिया है। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले इसमें थोड़ा रिपोर्ट के बारे में पढ़ लें। रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत में कुल एफडीआई 28 अरब डॉलर का था। 2023 में कितना था? 28 अरब डॉलर। 2022 में ये कितना था? 49 अरब डॉलर। बताइए, 2022 में 49 अरब डॉलर था, जो 2023 में कितना रह गया? 28 अरब डॉलर। अब 2024 में देखते हैं घटता है या बढ़ता है। ठीक है, वैश्विक स्तर पर भारत की रैंक 2022 में 8वें स्थान पर से गिरकर अब 2023 में कितने स्थान पर हो गई? 15वें स्थान पर। 2022 में 49 अरब डॉलर थी इन्वेस्टमेंट, तो भारत का स्थान 8वां था, अब और ज्यादा गिर गया, 15वां स्थान हो गया, क्योंकि 28 अरब डॉलर हो गई है। शीर्ष 3 देश संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और सिंगापुर हैं, जो ज्यादा एफडीआई प्रदान करते हैं, इन्वेस्टमेंट प्रदान करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है हमारा, जून 2024 में यूनेस्को द्वारा कोझिकोड को भारत का पहला साहित्यिक शहर घोषित किया गया। यह किस राज्य में है? ठीक है, ध्यान रखना, यह जून 2024 का क्वेश्चन है। जून 2024 में यूनेस्को के द्वारा, यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसके जो कार्य है वो ये है कि ये शांति और सुरक्षा बनाए रखता है, और ये कई प्रकार की लिस्ट भी जारी करता है, जैसे कि विश्व विरासत स्थलों की सूची, अमूर्त सांस्कृतिक धरोहरों की सूची। और ये ही संस्था ऐसी है जो किसी शहर को एक विशेष उपनाम प्रदान करती है। तो भारत का जो एक शहर है कोझिकोड, इसको यूनेस्को ने क्या नाम दिया है? साहित्य का शहर, द सिटी ऑफ लिटरेचर। ठीक है, ये कौन से राज्य में है? तो भैया ये केरल राज्य में है। उत्तरी केरल में स्थित कोझिकोड को यूनेस्को के द्वारा आधिकारिक तौर पर भारत का पहला साहित्यिक शहर घोषित कर दिया है। भारत का पहला। यह प्रतिष्ठित मान्यता शहर की समृद्ध साहित्यिक विरासत और सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए कही गई है। अक्टूबर 2023 में कोझिकोड को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की साहित्यिक श्रेणी में स्थान मिला था। यूनेस्को के द्वारा भारत का कौन सा शहर संगीत का शहर घोषित किया गया है? कमेंट में बताएंगे। कमेंट में बताएं कि यूनेस्को ने भारत के किस शहर को द सिटी ऑफ म्यूजिक, संगीत का शहर घोषित किया है। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताएंगे ये मुझे। चलिए आगे बात करें केरल के बारे में। तो केरल की स्थापना भाई कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को हुई थी। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन और केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। अगर यूनेस्को की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है और वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं ऑड्रे एजोले। ऑड्रे एजोले जो कि फ्रांस के व्यक्ति हैं, वो इसके महानिदेशक हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बात करें तो भाई अगला क्वेश्चन है हमारा, 96% मुस्लिम आबादी वाले किस देश में? मतलब ऐसा एक देश ऐसा है जिसमें 96% क्या है? मुस्लिम आबादी है, बहुसंख्यक है।
96% मुस्लिम आबादी वाले किस देश में आधिकारिक तौर पर महिलाओं के हिजाब पहनने पर बैन लगा दिया गया है? बताइए। एक मुस्लिम कंट्री है जिसमें बहुसंख्यक मुस्लिम है, 96% वहां मुस्लिम है, ठीक है, 96% वहां मुस्लिम है, और वहां पर हिजाब पहनने पर क्या लगा दिया है? बैन लगा दिया है। तो ये कौन से देश में? ताजिकिस्तान में। कौन से देश में? ताजिकिस्तान में। मुस्लिम आबादी वाले देश ताजिकिस्तान में आधिकारिक तौर पर संसद ने हिजाब पर बैन लगा दिया है, ठीक है। इस चक्कर में इसके लिए प्रोटेस्ट भी हुआ था, हिजाब इज आवर राइट, जैसे आप देख सकते हैं, ठीक है। संसद के उच्च सदन, जैसे हमारा संसद का जो उच्च सदन है वो क्या कहलाता है? संसद का उच्च सदन राज्यसभा और निम्न सदन लोकसभा, ठीक है। ऐसे ही वहां का जो संसद का उच्च सदन है उसे कहते हैं मजलिसी मिल्ली, में बिल को औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी गई है। ताजिकिस्तान की सरकार ने हिजाब को विदेशी ड्रेस बताते हुए बैन लगाया है। क्या बताते हुए? कि ये भाई ये तो विदेशी ड्रेस है। इस कानून में बच्चों को ईद के मौके पर दी जाने वाली ईदी भी बैन लगा दी, बहुत बच्चे, ठीक है। अब ईद के टाइम पर बच्चों को ईदी भी नहीं मिलेगी, सही है। नए संशोधनों के अनुसार कानून का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना भी लग सकता है। ताजिकिस्तान की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो भैया ये एशिया का एक देश है जिसकी राजधानी है दुशांबे। इसकी मुद्रा है ताजिकिस्तानी सोमोनी और यहाँ के राष्ट्रपति हैं इमामोली रहमोन। इमामोली रहमोन, रहमान नहीं है, रहमोन ही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करें तो भैया आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, जून 2024 में किस संस्थान ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ समझौता कर लिया है? सड़क की सुरक्षा बढ़ाई जाए, इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से किस संस्थान ने NHAI के साथ समझौता कर लिया है? तो भैया ये है IIT दिल्ली। IIT दिल्ली ने NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ समझौता कर लिया है। किसके माध्यम से? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के माध्यम से। क्या करने के लिए? सड़कों पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क चिन्हों की उपलब्धता में सुधार होगा, इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के समाधान निकाले गए हैं, ठीक है। किसके साथ मिलकर? IIT दिल्ली के साथ मिलकर। यह परियोजना लगभग 25,000 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क की स्थापना करेगी, ठीक है। IIT दिल्ली चयनित राजमार्ग खंडों पर सड़क चिन्ह की स्थिति को देखकर वहां के डेटा को एकत्रित करेगी, ठीक है। क्लियर हुई बात? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की बात करते हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी अगर बात करें तो भैया इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो कहां है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष हैं संतोष कुमार यादव, ठीक है। NHAI सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत आता है, सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आप मुझे कमेंट करके आज का तीसरा क्वेश्चन ये बताएंगे कि हमारे भारत के नई लोकसभा जो 18वीं लोकसभा है उसमें नए सड़क एवं परिवहन मंत्री कौन बने हैं, ठीक है। कमेंट करके बताएंगे। बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया हो, जो समझ में नहीं आया हो वो कमेंट करके बता देना, मैं उस क्वेश्चन को पिन अप कर दूंगा, ठीक है। बस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।